जल प्रदूषण। जल में प्रदूषण एक व्यापक समस्या है। नाना प्रकार के प्रदूषकों से जल में प्रदूषण फैलता है, यहाँ तक कि जल में पोषक तत्वों की अधिकता भी जीवों के ऊपर प्रभाव डालती है। जल में जब जैविक व अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो उसे सुपोषण यूट्रोफिकेशन कहते हैं। जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है। अपशिष्ट जलों के बहाव से कार्बनिक पोषक तत्वों के आने के अलावा कार्बनिक अपशिष्टों के जमा भी जलाशयों में पोषक मात्रा को बढ़ा देता है। अत्यधिक पोषकों की उपस्थिति में शैवालों के विकास तेजी से होने लगता है। इसे शैवाल ब्लूम कहते हैं, एल्गी ब्लूम। इस तरह शैवाल ब्लूम मुख्यतः ब्लू ग्रीन एल्गी की अधिकता रहती है। पूरी जल सतह पर आच्छादित हो जाता है। शैवाल के साथ साथ जलीय पौधों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। शैवाल व जलीय पौधे श्वसन क्रिया के लिए जल के अधिकांश जल के अधिकांश ऑक्सीजन को अपने उपयोग में ले लेते हैं। साथ ही वे जहर टॉक्सिन भी जलाशय में निष्कासित करते रहते हैं। जलाशय में जलीय जंतु O2 के अभाव में मरने लगते हैं। इस प्रकार सुपोषण के कारण जैव प्रजातियों की विविधता नष्ट होने लगती है। अतः पोषण की अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप भी जैव प्रजातियों का नाश होने लगता है। यूट्रोफिकेशन शब्द प्रदूषण से संबंधित है। जल में अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ना यूट्रोफिकेशन है। इससे जल की गुणवत्ता में कमी आने के साथ ही ऑक्सीजन की मात्रा में कम हो जाती है। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। कार्बनिक व अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में जैविक अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि सुपोषण कार्बनिक अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने से O2 का प्रयोग करने लगते हैं। इससे O2 डिमांड बढ़ जाती है, O2 कम हो जाती है और BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अधिक होने से जल के संकृत होने को दर्शाता है। इसमें घुली O2 डबल ऑक्सीजन घट जाती है। BOD इज इनवर्टली प्रोपोर्शनल टू DO। जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। BOD का अधिक होना जल के संक्रमण को दर्शाता है और सीवेज की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर बढ़ जाती है और O2 का उपयोग भी इसी के साथ बढ़ जाता है। जो घुली O2 रहती है, प्रयोग ज़्यादा होने लगता है तो कम रह जाती है, फिर O2 डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। BOD अधिक होता तो DO कम होगा। केवल कुछ जीव ही अधिक BOD व कम DO में उपस्थित रह सकते हैं। DO का मान इतने नीचे हो संक्रमित कहते हैं। और गंगा नदी के BOD का सर्वाधिक मात्रा कानपुर और इलाहाबाद और प्रयागराज के मध्य पाई जाती है। वस्तुतः कानपुर से गंगा नदी में भारी मात्रा में प्रदूषित पदार्थ डाले जाने के कारण यहाँ BOD अधिक रहता है। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है और यौगिक अवस्था में आर्सेनिक पृथ्वी के अनेक स्थानों पर पाया जाता है। ज्वालामुखी के वाष्पों को सबसे मिश्रित रहता है और कई जगह पर भूमिगत जल आर्सेनिक से संक्रमित रहते हैं। यह संक्रमण मुख्यतः प्रकृति में पाए जाने वाले बेड रॉक से उत्पन्न आर्सेनिक से होता है। अत्यधिक उपयोग से भूमि और चट्टानों के स्रोत में आर्सेनिक का निच्छालन शुरू होने की संभावना बढ़ जाती है। आर्सेनिक के लगातार संपर्क से ब्लैकफुट नामक बीमारी हो जाती है। आर्सेनिक से उत्पन्न बीमारियां ब्लैकफुट, डायरिया और ये हाइपरकेराटोसिस, कैंसर, त्वचा का कैंसर भी हो जाता है। भूमिगत जल का प्रदूषण आर्सेनिक यह ज्वालामुखी वाष्प, समुद्र के जल तथा अनेक खनिजों से जल में मिश्रित रहता है। भारत में यह संक्रमण बेड रॉक से प्राकृतिक रूप से होता है और इससे आर्सेनिक उत्पन्न होता है। आर्सेनिक के लगातार संपर्क से ब्लैकफुट नामक बीमारी हो जाती है। खरपतवार नाशियों के छिड़काव के द्वारा भी पारिस्थितिकी तंत्र में समा जाता है। आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है। धान का पौधा आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है।
भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों और बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। और ये भारत में सितंबर 1983 पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। और भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव में भूमि जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित है। दामोदर नदी घाटी में खमाट घाट से निकल हुगली मिलती है और कोयले खदान के कारण ये पूरी ये हो गई है। तो जैविक मरुस्थल कहते हैं इसको, बायोलॉजिकल डिजर्ट। अधिक मलबा, अधिक रासायनिक प्रदूषण चमड़ा उद्योग से होता है। नॉकनी फ्लूरोसिस फेफड़ा है ना, फ्लोराइडिस से ये मसूड़ों और दांतों की बीमारी होती है। कूड़ नौकनी संरक्षण कहते हैं। अत्यधिक पोषक तत्वों की उपस्थिति से शैवालों का विकास तेजी से इसे शैवाल ब्लूम कहते हैं। ये शैवाल तथा अन्य जलीय पौधों जल में घुसित ऊतकों का प्रयोग करने लगते हैं। इसे GO2 के अभाव में मरने लगते हैं और NP नाइट्रोजन P की मात्रा बढ़ने लगती है तथा आर्सेनिक कीटनाशकों खरपतवार नाटकों से बढ़ जाता है। भूमिगत जल में दूषित करने वाला अजैविक है आर्सेनिक। धान का पौधा आर्सेनिक का अवशोषक होता है। औद्योगिक मलबे में अत्यधिक रासायनिक प्रदूषण होता है चमड़ा उद्योग से। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी इलाकों बांग्लादेश आर्सेनिक भूमिगत जल से प्रदूषित है। और इनमें से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? यूट्रोफिकेशन जल से है। दामोदर घाटी जैविक मरुस्थल। क्वेश्चन ये, जल निकाय में पोषक तत्व संवर्धन सही है, जल में तो ऑक्सीजन कम करता है, सही है, दोनों सही है। और BO2 एक प्रकार का जलीय वातावरण से BO2 के लिए मात्रा जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में संदूषण को मापने के लिए किया जाता है। सर्वाधिक जल व मृदा में रासायनिक प्रदूषण चमड़ा उद्योग से होता है। फ्लूओराइड की अत्यधिक मात्रा से फ्लूरोसिस बीमारी, नौकनी संलक्षण फ्लूओराइड के कारण होता है। फ्लोरोसिस की मात्रा से फ्लोरोसिस बीमारी नौकरी फ्लोराइड के कारण होता है। ठीक है। और जल में BOD की अधिकता संकेत देती है उसके सीवेज से दूषित हो रहा है। जैविक मरुस्थल दामोदर नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा नापी जाती है ऑक्सीजन की। नदी के जल प्रदूषण का निर्धारण घुलित ऑक्सीजन के द्वारा मापा जाता है। गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कानपुर इलाहाबाद के बीच, कानपुर प्रयागराज के बीच। भारतीय रेल द्वारा जैव संचालन में क्या है? फंगल इनाकुलम पाया जाता है, सही है। नहीं, गलत है। ये इसमें है आर्सेनिक जल प्रदूषित होता है पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में, मेघना का क्षेत्र। पानी मीथेन में परिवर्तित कर देता है। तो नदी की जैविक आपदा घोषित की गोमती यमुना। वार्षिक प्रति व्यक्ति में सर्वाधिक ठोस उत्पन्न करता है मुंबई होगा। सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट मुंबई तो सबसे बड़ा है, उसके बाद दिल्ली। कुछ भागों में पीने के जल आर्सेनिक पाए जाते हैं? कहाँ पे? 1, 3, 5 यूरेनियम। नौकरी सुरक्षा फ्लोराइड, भारतीय भूजल प्रदूषण आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम। CO2 के लिए समुद्र 3 है भारत में, यूरेनियम, फ्लोराइड और आर्सेनिक। CO2 के लिए समुद्र एक भंडार गृह की तरह कार्य CO2 के लिए समुद्र एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है। मानव जनित 1/3 CO2 समुद्र अवशोषित कर लेता है। वर्तमान में समुद्र में बढ़ता प्रदूषण चिंता का विषय है। CO2 के लिए समुद्र एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है। मानव जनित क्रियाकलापों से उत्पन्न 1/3 CO2 को अवशोषित कर जलवायु परिवर्तन के लिए बफर जोन की तरह कार्य करता है। CO2 की वृद्धि से समुद्री जल अम्लीय होता है। मत्स्य उत्पादन में गिरावट, प्रवाल प्रजनन, कार्बोनेट आयन में कमी, कंकाल निर्माण में बाधा। और इससे कोरल ब्लीचिंग। नदियों में वर्षा द्वारा लाए गए सीवेज, कृषि अपशिष्ट, कीटनाशक एवं उर्वरक, भारी धातुएं, प्लास्टिक आदि समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र को हानि पहुंचाते हैं। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा शैवालों की तीव्र वृद्धि को प्रेरित करती है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जल का मुख्यालय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम कोस्टल ऑर्गेनाइजेशन, लंदन।
और भारत में समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही चिंता की वृद्धि के क्या है जो अनात्मक पोषक तत्वों का प्रभाव। और तीनों है मानसून में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन वो कह रहे हैं लंदन। और महासागर का अम्लीकरण बढ़ रहा है, कैल्शियम पादप उनके उत्तेजन बढ़ रही, कैल्शियम पादप प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी, प्रबल भित्ति की वृद्धि तथा उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। मेघों का बनना पर मेघ भी जन से कोई मतलब नहीं है ना ये। और ध्वनि प्रदूषण किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। अधिक हो जाती है शोर कहते हैं। वायु प्रदूषण अवांछनीय ध्वनि मानव वर्ग में अशांति व बेचैनी उत्पन्न करती है। ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है। इसका नाम अलेक्जेंडर ग्राहम के काम को सराहने के लिए दिया गया था। और अनुयोजित औद्योगिक विकास, अत्यधिक मोटर वाहनों के प्रयोग तथा यांत्रिक दोष युक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन ध्वनि प्रदूषण के करने के महत्वपूर्ण कारक होते हैं। ध्यातव्य है कि जेट एयरक्राफ्ट के उतरने या उड़ान भरने के समय बहुत अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। पत्तियों की सरसराहट 20 डेसिबल, फुसफुसाहट 30, कमरे के शांत कार्यालय की ध्वनि 40 डेसिबल और सामान्य बातचीत के समय की ध्वनि 60 डेसिबल, ट्रक की आवाज़ 80 से 85, जेट इंजन 120, जेट प्लेन का उतरना 150 और रॉकेट इंजन की 180। ध्यातव्य है कि ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को सोनिक बूम कहते हैं। सोनिक बूम मैक इकाई क्योंकि 1 से ज़्यादा चलती है, 2 मैक 2। और अतः विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं क्योंकि उनमें ध्वनि प्रदूषण को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? जेट उड़ान। इससे अधिक ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण। विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र में लगाए जाते हैं, इन्हें ग्रीन बफलर कहते हैं। इससे ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित होता है। ध्वनि प्रदूषण की इकाई डेसिबल। सर्वाधिक ध्वनि जेट उड़ान या जेट उतरना से होती है। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए ग्रीन मफलर। सरसराहट 20 डेसिबल, मानव की सुर से सीमा 80 डेसिबल। ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल। ग्रीन मफलर संबंधित ध्वनि प्रदूषण से। मृदा प्रदूषण उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को उत्पन्न करता है, जैसे मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण है। और अत्यधिक अकार्बनिक उर्वरकों एवं जैव नाशकों के अवशेष भूमिगत जल संसाधनों को हानि पहुंचाते हैं। इससे क्या होता है? अकार्बनिक पोषक जब फास्फोरस नाइट्रोजन घुलकर जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आ जाते हैं। यह जलीय पारिस्थितिक तंत्र में शोषण को बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन पेयजल को भी प्रदूषित करता है। और दूसरी ओर अकार्बनिक उपरक कीटनाशक अवशेष मृदा के अपशिष्ट में बदल देते हैं और भूमि के विरुद्ध प्रभाव डालते हैं। उर्वरक पीड़कनाशी, कीटनाशी और शाकनाशी मृदा में प्राकृतिक भौतिक रासायनिक एवं जैविक गुणों को नष्ट करके मृदा को बेकार कर देते हैं। रासायनिक उर्वरक मृदा के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। और उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण सभी होते हैं। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से उपयुक्त सभी होते हैं। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा, जल, वायु प्रदूषण तीनों होते हैं। और भारत में ये प्रयोग किए जाते हैं। ये क्या है? कृषि में पीड़कनाशी। खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? इससे उत्पादन में वृद्धि होती है और मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है। मृदा कटाव कम होता है। और कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। ठीक है।
प्लास्टिक, शीशा, लोहा नॉन बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल है। प्लास्टिक, शीशा, लोहा। मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक है। उर्वरक, कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है क्योंकि मृदा, उर्वरक और कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। सही है। और प्लास्टिक प्रदूषण, C2H4 एथिलीन का बहुलक पॉलीथीन। प्लास्टिक प्रदूषण, C2H4 एथिलीन का बहुलक पॉलीथीन। पॉलीथीन मूलतः कार्बन और हाइड्रोजन के अणुओं से मिलने से बनता है। यह एथिलीन C2H4 का पॉलीथीन एथिलीन C2H4 का बहुलक होता है। पॉलीथीन में एथिलीन के अणु इस प्रकार जुड़ते हैं कि जैविक रूप से अपचन नहीं हो पाता है, श्रृंखला बनाते हैं। प्लास्टिक के थैले की क्षय होने में अत्यधिक समय लगता है। प्लास्टिक का थैला एक थर्मोप्लास्टिक है जिसे एथिलीन के पॉलीमराइजेशन से प्राप्त किया जाता है। यह अपचयकारी प्रदूषक पदार्थ है जो कि मृदा प्रदूषण के साथ साथ वातावरण को भी प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। प्रदूषण, प्लास्टिक एक थर्मोप्लास्टिक है। प्लास्टिक एक थर्मोप्लास्टिक है जिसे बहुलकीकरण से प्राप्त किया जाता है। प्लास्टिक, लोहा, शीशा इत्यादि पदार्थ अपचयकारी नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं जो कि जीवाणु द्वारा नष्ट नहीं होते हैं, अतः या इनकी विघटन की क्रिया कम होती है, अतः वातावरण में ये एकत्र रहकर इसे प्रदूषित करते हैं। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि बनी होती है पॉलीमर से। लेकिन इनमें से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? प्लास्टिक। कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? प्लास्टिक। प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक है जो बायोडिग्रेडेबल से प्राप्त किया जाता है। उसमें माइक्रोबीड्स अत्यधिक चिंता की हुई संबंधी पारतंत्र के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। कौन सी सूक्ष्म मणिकाओं, माइक्रोबीड्स। किसके छेड़ने में सबसे अधिक समय लगता है? प्लास्टिक का थैला। रेडियो एवं अन्य कैसी 16 अप्रैल 1986 में रूस के चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाव की दुर्घटना हुई थी। मानवीय भूल के कारण घातक रेडियोधर्मी कण वातावरण में प्रविष्ट हो गए थे जिसके कारण अनेक 1986 में रूस में चेरनोबिल नाव की दुर्घटना हुई थी जिसके कारण अनेक व्यक्ति हताहत हुए थे। कि विघटित होते रेडियोएक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स उत्पन्न होने वाले विकिरण रेडियोएक्टिव प्रदूषण का स्रोत है। यह विकिरण जीवों के ऊतकों एवं अंगों को पहुंचाकर अपने बाधा डालते हैं। और एक्टिव प्रभाव जैसे ऊतकों रेडियोएक्टिव प्रदूषण एवं के प्रभाव। भोपाल में यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र में 2 दिसंबर 1984 1986 ये पहले हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट भरी थी और जल से रासायनिक क्रिया के बाद टैंक का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। उच्च तापमान सहन क्षमता इतनी न होने के कारण गैस टावरों को खोलना पड़ा। विषाक्त गैस हवा में घुलने लगी। 3 दिसंबर की सुबह 2:10 पर खतरे का सायरन बजाया गया और सुबह 4 बजे गैसों का रिसाव पर काबू पा लिया गया। राज्य के अनुसार 4000 से अधिक लोग मारे गए और बाद में गैस जनित रोगों से हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। मेथाइल आइसोसाइनेट का रासायनिक सूत्र CH3NCO है। यह रंगहीन आंसू वह वैसेलिक गैस है। कार्बोनेट की कीटनाशकों के उत्पादन में किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः ऊष्मीय प्रदूषण का कारक है। विभिन्न उत्पादक संयंत्रों में विभिन्न रिएक्टरों के अतितापन के निवारण के लिए नदी और तालाबों के जल का उपयोग किया जाता है। भोपाल के स्थित यूनियन कार्बाइड कंपनी में मेथाइल आइसोसाइनेट के साथ CH3NCO प्रयोग कीटनाशकों में 3 दिसंबर 1984। भोपाल के स्थित किसके कारण मृत्यु हुई थी? मेथाइल आइसोसाइनेट MIC मेथाइल आइसोसाइनेट कार्बन यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो गैस रिस गई थी मेथाइल आइसोसाइनेट। चेरनोबिल दुर्घटना, नाभिकीय दुर्घटना। चेरनोबिल, भोपाल, मेथाइल आइसोसाइनेट। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित में कौन सा कथन सही है? पशुओं में आनुवंशिक प्रजनन लाता है और मृदा में विद्यमान विभिन्न
विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, यह रक्त संचार में व्यवधान डालता है, सब करता है ये मृदा। खनिजों को क्या फर्क पड़े, कुछ नहीं। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय कारक है, उसमें नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय कारक है, उसमें ऊर्जा का, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग, उसमें प्रदूषण है, जैव उपचार। बायो रेमेडिएशन, यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। जैव उपचार क्या है? जीवों द्वारा पर्यावरण के विषैले टॉक्सिक पदार्थों का निष्कासन। और ऑयल जयपुर समाचार में ये क्या है? तैलीय पंख में बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी। ऑयल जयपुर, यूरो मानक। बात्या भट्टी में O2 की सीमित आपूर्ति से CO विमुक्त होती है और अपूर्ण दहन से CO बनती है। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन। बात्या भट्टी में O2 की सीमित आपूर्ति से कार्बन मोनोऑक्साइड विमुक्त होती है और अपूर्ण दहन से, ईंधन के अपूर्ण दहन से CO बनती है, ठीक है। गैस तंत्र का अच्छा था, सबका होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन सबको करते हैं, चेक यूरोकार्बन में। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट लेड सीसा या धुएं के साथ निकलता है। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट लेड सीसा धुएं के साथ बाहर निकलता है। और यूरो 2 0.05% है, इससे कम सल्फर, डीजल में सल्फर की मात्रा होनी चाहिए। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड निश्चित वाहनों में एक निश्चित उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड यूरो मानक स्वचालित वाहनों में CO उत्सर्जन की मात्रा सीमा सुनिश्चित करते हैं। और स्वचालित वाहनों में एंटीनॉक एजेंट में लेड सीसा प्रयोग किया जाता है, जो धुएं के साथ विमुक्त। लेड सब एक अविषैली धातु प्रदूषक होते हैं। लेड के कारण केंद्रीय तंत्र का तंत्र, मस्तिष्क, पाचन इत्यादि प्रभावित होते हैं। कैडमियम श्वसन की तरह कार्य करता है, रक्तदाब प्लस को बढ़ाकर कैडमियम से टाई और मरकरी पारा का मिनीमाटा रोग। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 और ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल किया गया। वायु में ध्वनि, लिपस्टिक, मोम तेल प्रतिऑक्सीकारक तथा अग्निशामक प्रशामक से युक्त होती है। इसमें लेड की भी कुछ मात्रा पाई जाती है, जो मनुष्य के बौद्धिक स्तर IQ को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। ब्रोमीनित वनस्पति तेल BBO एक प्रसंस्कृत वनस्पति तेल है, ब्रोमीन द्वारा प्रयोग किया जाता है। एस्बेस्टॉस जहरीला पदार्थ है, धूल से फेफड़ों कैंसर हो जाता है। सीसा मानव शरीर के केंद्रीय तंत्र पर मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। और पारे की विषाक्तता से उदर संबंधी समस्या हो जाती हैं। और बात्या भट्टी में ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति से कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन संयुक्त होकर ऑक्सीजन जिससे ऑक्सीजन रहित क्रिया करता है। इसके परिणाम स्वरूप कोशिकीय श्वसन असफल हो जाता है, परिणाम मृत्यु हो जाती है। लेड अविषैली धातु के तंत्र का तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि दुष्परित करता है। लेड जो है वो केंद्रीय तंत्र का तंत्र, मस्तिष्क और पाचन तंत्र। पेयजल में कैडमियम से टाई पारा से मिनीमाटा कैडमियम श्वसन विष की तरह कार्य करता है। रक्त दबाव बढ़ाकर हृदय संबंधी रोग का कारण बनता है। स्वचालित वाहनों में अविषैली क्या लेड निकलता है। स्वचालित वाहनों में सबसे बड़ा प्रदूषक कौन सा है? लेड सीसा। और शरीर में श्वास लेने पर सीसा अगर चला जाता है, प्रगलन इकाइयों एवं पिंड दोनों जगह से निकलता है वो। और निम्नलिखित कौन सा सिमरत नहीं है? पारा का मिनीमाटा से या कैडमियम से टाई। सीसा मस्तिष्क, तंत्र का तंत्र, पाचन तंत्र, पारा विषाक्तता, उदर संबंधी समस्याएं, नाइट्रिन ऑक्साइड, ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइटिस, फ्लोरोसिस, दांतों की बीमारी, फ्लोरोसिस।
लिपस्टिक, सीसा, सीता के एस्बेस्टॉस, धूल, फेफड़ा, सीसा, मस्तिष्क, पारा, उदर, कार्बन मोनोऑक्साइड, रक्त धाराएं, कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर एवं किडनी की क्षति, नाइट्रोजन ऑक्साइड कैंसर, धूलकण श्वास संबंधी रोग, सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम। सही है। फफूंद इस्पात उद्योग द्वारा सब निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धारा संबंधी समस्याएं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों की तरह 5 माइक्रोन से कम। तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार 5 माइक्रोन से कम होता है। विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा उत्पन्न होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों की चिंता क्यों है? इंसिनरेटर्स में अपशिष्ट पदार्थों के दहन के माध्यम से उनमें शामिल कार्बनिक पदार्थों का ये है। फेफड़ों का एस्बेस्टोस कैंसर भी होता है। पसंद हवाओं को बर्फीला बना देती है। लानिना, सब्जियों के बीज, ड्रॉपसी। और निम्न में से कौन सा प्रदूषण कारक जैविक रूप से अपघटित होता है? मल। लानिना। और सामान्य रूप से किसके प्रयोग में? सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके उपयोग में लाया जाता है? आर्जीमोन के बीज। इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? कूड़ा करकट को जलाने के लिए। ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण का उपयोग किया जाता है। अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, उसमें तंत्र, कोयला जलाने से होता है सब कुछ। तीनों। अम्ल वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है। 3 प्रकाश रासायनिक धुंध, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन, CO। ओजोन परत का क्षरण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, प्रकाश रासायनिक धुंध, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ओजोन परत का क्षरण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और प्रकाश रासायनिक धुंध में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अम्ल वर्षा, SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। एक महत्वपूर्ण विस्तारित उत्पाद है ई अपशिष्ट।